कायर तू चुप क्यों है? बोलना क्या है ताबूत के अंदर? कायर एकटक नजर से हैरानी के साथ ताबूत के अंदर ही देखते रहता है, कुछ नहीं बोलता है। कछुआ भी कायर से पूछ बैठता है, बोल कायर, ऐसे बुद्ध बनकर खड़ी मत रह, बताना क्या है ताबूत के अंदर? कायर हकलाते हुए कहता है, इसके अंदर अनुराग अंकल का शरीर है। जब युग कायर के मुंह से ये बात सुनता है तो उसकी जान में जान आ जाती है। वो चैन की सांस लेने लग जाता है। कायर ताबूत के अंदर ही देखते हुए कहता है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा यार। युग, तेरे पापा की लाश तो बिल्कुल खराब नहीं हुई है, वैसी की वैसी है जैसे तब होगी जब वो मरे होंगे। कायर की ये बात बोलते ही युग को उस काले साए की बात याद आ जाती है। उसने भी यही कहा था कि अनुराग के शरीर को कुछ नहीं हुआ होगा, वो गला नहीं होगा, सही सलामत होगा। कायर ताबूत के अंदर देखते हुए ही मुंह बनाते हुए कहता है, पर इस ताबूत में ये तेरे पापा की लाश को रेत के अंदर। कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, निकलना चाहिए यहाँ से। इतना कहकर युग उठने के लिए खड़ा ही हुआ था कि उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से वापस से नीचे गिर जाता है। कायर ताबूत छोड़कर तुरंत युग के पास आ जाता है और उसे सहारा देते हुए कहता है, तो ठीक तो है ना युग? युग अपना सिर हाँ में हिलाता है और उठकर बैठते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हमें चलना चाहिए, निकलना चाहिए यहाँ से। कायर युग को समझाते हुए कहता है, युग तो पागल हो रहा है क्या? अपनी हालत देख रहा है, तुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है और तू चलने की बात कर रहा है। युग कायर को देखते हुए कहता है, पर यहाँ पर बैठे तो रह नहीं सकते ना। अगर ये महाडायन इस होली चक्र से बाहर आ गई तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कायर कहता है, वो इतनी आसानी से उसे तोड़कर बाहर नहीं आ सकती युग। वो होली चक्र है, सप्तम चक्र नहीं जो मंत्रों से टूट जाए। उसे सिर्फ पवित्र व्यक्ति ही पार कर सकता है और महाडायन पवित्र नहीं है, ये बात तू भी अच्छे से जानता है। हमारे पास काफी वक्त है, तू कुछ देर आराम कर ले, फिर जैसे ही तुझे ठीक लगेगा हम चल देंगे ताबूत लेकर यहाँ से। युग कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, कायर ठीक कह रहा है, मैं भी अभी चलने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कुछ देर आराम चाहिए। इस महाडायन की चोटी ने ऐसा जकड़ा था कि उसका दर्द अभी भी मेरे बदन में है। चोटी का दर्द कहीं न कहीं युग को भी हो रहा था, उसे भी अपने शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए वो कायर और कछुए की बात मान जाता है और वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीनों वहीं पर आराम करने लग जाते हैं। युग और कछुए को उम्मीद थी कि जो एनर्जी उन्होंने सप्तम चक्र को तोड़ने में लगाई थी वो कुछ देर आराम करने के बाद उनके शरीर में वापस आ जाएगी, इसलिए वो वहाँ पर आराम करने लग गए थे। सुबह हो गई थी और इस तरफ हवेली के अंदर अभिमन्यु डायना दोनों ही निर्वस्त्र अवस्था में एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। अभिमन्यु का हाथ डायना की कमर पर था, उसने डायना को अपने सीने से सटा कर रखा हुआ था। अभिमन्यु और डायना दोनों प्रेम निद्रा में सोए हुए ही थे कि तभी खिड़की से सूरज की किरणें कमरे के अंदर आने लग जाती हैं, जो सीधे अभिमन्यु के चेहरे पर गिर रही थी, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही अभिमन्यु की नींद खुलती है और वो अपने आप को डायना के साथ निर्वस्त्र अवस्था में पाता है तो वो बौखला जाता है। वो तुरंत डायना की कमर से हाथ हटाता है और उठकर बैठ जाता है। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो डायना के साथ निर्वस्त्र अवस्था में था। अभिमन्यु अपना सिर पकड़कर परेशान होते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कैसे डायना के साथ? इतना कहकर अभिमन्यु खुद चुप हो जाता है। उसका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था, उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, जिस कारण वो गुस्से से अपने ही बाल खींचे जा रहा था। अभिमन्यु बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब कैसे हो गया? मैं डायना के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अभिमन्यु अपने आप को दोष दे ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में रात के दृश्य चलने लग जाते हैं, जब डायना उसकी शर्ट की बटन खोल रही थी और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर डायना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अभिमन्यु को लगने लग जाता है कि डायना ने उसके साथ ये सब जानबूझकर किया था। डायना ने उसे उसके साथ वो सब करने के लिए मजबूर किया था। अभिमन्यु को डायना का चेहरा देखकर गुस्सा आने लग जाता है। अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ने लग जाता है। अभिमन्यु डायना को गुस्से से घूर ही रहा था कि तभी उसकी नजरें डायना के सिरहाने के बगल के टेबल पर रखी अघोरी की किताब पर पड़ती है। वो किताब खुली हुई थी और उसका वही पेज खुला हुआ था जिस पर क्षतिपूर्ति संगम के बारे में लिखा हुआ था। रात में डायना के आंसुओं से भीगने के कारण वो पेज अभी भी नरम था।
अभिमन्यु के दिमाग में न जाने क्या आता है। वो उस किताब को उठाता है और उसे पढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे अभिमन्यु क्षतिपूर्ति संगम के बारे में पढ़ता जा रहा था, वो हैरान होते जा रहा था। उसके दिल में कुछ देर पहले जो डायना के लिए गुस्सा था, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। वो गुस्सा अब प्यार में बदलने लग जाता है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि डायना के वो सब करने के कारण ही वो ठीक हो पाया है, तो उसे अपने आप पर पछतावा होने लग जाता है कि वो डायना, जिससे वो सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, उसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी आबरू उसे दे दी थी। और सिर्फ आबरू ही नहीं, बल्कि अपना यौवन भी गवा दिया था। अभिमन्यु क्षतिपूर्ति संगम के बारे में पढ़कर अपने आप पर गिल्टी फील कर ही रहा था कि तभी डायना की नींद खुल जाती है। डायना के चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां दिखने लग गई थी और उसके बाल भी कुछ सफेद हो गए थे और वो कुछ कमजोर भी लग रही थी। डायना अपने बदन को सफेद चादर से ढकते हुए अभिमन्यु से कहती है, मुझे माफ कर दो अभी, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहती थी, पर वो तो तुम्हारी जान बचाने। डायना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अभिमन्यु उसे बीच में टोकते हुए कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं डायना। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया, हमेशा तुम्हें बुरा भला कहते रहा। अगर तुम ना होती तो शायद आज मैं भी। डायना तुरंत अभिमन्यु के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ऐसा मत बोलो अभी, तुम्हें कभी कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं देती। अभिमन्यु खामोश रहता है। डायना को अंदर से लगने लग जाता है कि उसे अभिमन्यु को सब कुछ बता देना चाहिए, इसलिए वो अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ अभी। अभिमन्यु डायना की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, तुम मुझे यही बताना चाहती हो ना डायना कि तुम एक डायन हो। अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनकर डायना दंग रह जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। डायना कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, और ये बात मुझे ये किताब पढ़कर पता नहीं चली है, क्योंकि मुझे एक डायन ही बचा सकती थी, बल्कि ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी। डायना अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, कब से? अभिमन्यु जवाब देता है, जब से तुम यहाँ पर आई थी तब से ही। शक तो मुझे तुम पर बहुत पहले से था डायना, पर वो शक तब यकीन में बदला जब उस दिन तुमने चंपी काटते वक्त मेरा बाल तोड़ा था। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा बाल तोड़ोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम सबको अंधेरे में रख सकती हो डायना, पर मुझे नहीं। डायना खामोशी रहती है। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, जब युग यामिनी को बुला रहा था घाट पर ये जानने के लिए कि वो उसके सामने क्यों नहीं आ रही, तब उसी घाट पर मैंने अपनी आधी जली हुई शर्ट भी देखी थी, जिसे तुमने जलाया था मुझे अपने वश में करने के लिए। डायना अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, तो फिर तुमने ये बात सबको बताई क्यों नहीं? अभिमन्यु जवाब देता है, इसके दो कारण थे डायना। पहला ये कि तुमने मुझे अपने वश में किया ही नहीं था, चाहती तो कर सकती थी पर नहीं किया, वो वशीकरण क्रिया बीच में ही छोड़ दी, पता नहीं क्यों। और दूसरा कारण ये था कि तुम बुरी डायन नहीं हो, तो सबको बताकर क्या करता मैं? डायना अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बुरी डायन नहीं हूँ अभी? अभिमन्यु कहता है, अगर बुरी होती तो तुम मुझे बचाती ही नहीं डायना, क्योंकि डायने किसी की सगी नहीं होती, अपनों की भी नहीं। पर तुमने तो मेरी जान बचाई है बिना किसी रिश्ते के, तो तुम बुरी कैसे हो सकती हो डायना? डायना खामोश रहती है, प्रेम भरी निगाहों से अभिमन्यु को देखते रहती है। अभिमन्यु अपने सिरहाने को उठाता है और उसके अंदर से एक अस्त्र निकालकर डायना को देते हुए कहता है, तुम इसके लिए आई थी ना डायना, ये लो, अब से ये तुम्हारा हुआ, मैं इसे तुम्हें देता हूँ, अब ये तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। अभिमन्यु की बात सुनकर डायना मन ही मन खुश होने लग जाती है। डायना एक अस्त्र को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी अभिमन्यु कहता है, तुमने मेरी जान बचाई और उसके बदले अब ये हीरा मैं तुम्हें दे रहा हूँ डायना। अभिमन्यु की ये बात सुनकर डायना उदास हो जाती है, उसके हाथ जहाँ पर थे वहीं पर रुक जाते हैं, वो एक अस्त्र को छूती तक नहीं है। डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, तो तुम ये मुझे अपनी जान बचाने के बदले दे रहे हो अभी? अभिमन्यु कहता है, हाँ डायना। डायना कहती है, पर अभी मैंने ये सब इस एकास्त्र को पाने के लिए नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने प्यार को बचाने के लिए किया है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माना मैं इस हीरे के लिए यहाँ पर आई थी, पर यहाँ पर जो मैंने पाया वो था तुम्हारा प्यार, तुम्हारी दोस्ती, और उसने मुझे बदल दिया है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। अभिमन्यु डायना से अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता डायना। डायना कहती है, पर क्यों अभी, क्यों? मेरे रूप के कारण
कारण, क्योंकि इसकी वो चमक चली गई है जो पहले थी, या फिर मेरे बाल जो सफेद हो रहे हैं उसकी वजह से, या फिर मेरे डायन होने के कारण? अभिमन्यु कहता है, नहीं डायना, प्यार ये सब देखकर थोड़ी होता है, वो तो बस हो जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी दिखती हो या तुम कौन हो। सच तो ये है कि तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। डायना कहती है, पर क्यों अभी? अभिमन्यु खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। डायना नम आंखों के साथ कहती है, सच तो ये है अभी कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, और कल रात मैंने तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखा था। अभिमन्यु पलट कर कहता है, तुम किस रात की बात कर रही हो डायना? उस रात की जब मुझे कुछ होश ही नहीं था, दर्द से तड़प रहा था। डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ भी, क्योंकि वो तड़प खत्म होने के बाद मैंने तुम्हारी आंखों में एक और तड़प देखी थी, और वो थी प्यार की तड़प, जो तुम मुझसे करते हो। मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर पता नहीं कबूलते क्यों नहीं। अभिमन्यु खामोश रहता है, जैसे उसके पास डायना के इन सवालों का जवाब तो मौजूद था, पर वो चाहते हुए भी जवाब नहीं दे सकता था। कहीं ना कहीं वो हालात का मारा था, जो अक्सर प्रेमी होते हैं। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाना भी, मैं भी एक बुरा हादसा समझकर भूल जाऊंगी, कोई हमदर्दी नहीं मांगूंगी तुमसे। इतना कहकर डायना चादर को अपने बदन पर लपेटकर वहां से उठते हुए कहती है, रही इस एकास्त्र को रखने वाली बात, तो मैं ये तब तक नहीं लूंगी जब तक तुम मेरे प्यार को कबूलते नहीं हो। अब ये हीरा तभी मेरा होगा जब तुम मेरे प्यार को कबूलोगे। अगर तुम मेरे नहीं होगे तो ये हीरा भी मेरा नहीं होगा। इतना कहकर डायना अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। शाम होने वाली थी और कायर कछुआ दोनों ताबूत को एक साइड से पकड़े हुए थे और दूसरे साइड से युग पकड़ा हुआ था। इस तरह तीनों ताबूत पकड़कर अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे। वो तीनों रोंगामुचा गांव तक पहुंच गए थे और कुछ ही देर में हवेली पहुंचने वाले थे। युग कुछ चिढ़ा हुआ लग रहा था, जैसे उसे वो करना पड़ रहा हो जो वो नहीं करना चाहता हो। युग चलते हुए कायर और कछुए से कहता है, यार मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम दोनों हवेली चले जाओ, मैं ये ताबूत लेकर ग्रेवयार्ड कोठी जाता हूँ उस काले साए के पास। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, युग क्या इस वक्त ये ताबूत तू अकेले उठा सकता है? युग खामोश रहता है। कछुआ अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, नहीं उठा सकता ना, क्योंकि तेरी शक्तियां अभी काम नहीं कर रही हैं। रात नहीं हुई है तो फिर चुपचाप हमारे साथ चल हवेली। मुझे जल्द से जल्द अभिमन्यु के पास पहुंचना है, देखना है उसे कि वो ठीक है भी या नहीं। तुझे तो उसकी जरा भी फिक्र नहीं है, पर हमें है, क्योंकि तू उसका दोस्त ही नहीं है पर हम है। युग कुछ कहता उससे पहले ही कायर कहता है, युग हमारा हवेली जाना ही ठीक होगा। वैसे भी उस काले साए ने तुझे कल रात तक का वक्त दिया था ना तेरे पापा के शरीर को लाने के लिए, तो आज की रात तो है ना तेरे पास, और कल का भी पूरा दिन है, तो तू कल उसे दे देना। पर अभी तू हवेली चल हमारे साथ। मुझे भी अभिमन्यु की बहुत चिंता हो रही है। तूने देखा था ना वो किस हालत में था। हमारे तो फोन भी स्विच ऑफ हो गए, वरना डायना से फोन पर ही पूछ लेते। युग अब खामोशी रहता है, क्योंकि वो जानता था कायर और कछुआ अब उसकी बात नहीं मानने वाले थे। उन्होंने बहुत उसकी बात मान ली थी। वो हवेली जाकर ही रहेंगे। युग की शक्तियां अभी काम नहीं कर रही थी, जिस कारण उनके साथ जाना उसकी एक मजबूरी थी। कुछ ही देर में वो तीनों ताबूत लेकर हवेली के गेट पर पहुंच जाते हैं। कायर हवेली का दरवाजा खटखटाने लग जाता है। जब हवेली का गेट खुलता है तो वो तीनों सामने देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।